don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersada.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम संतोष कुमारी है और मैं आप सबके साथ इस पर्टिकुलर सेशन में जुड़ चुका हूं जिसका नाम है टॉप 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बिल्कुल एक आदत सी बन गई है ना जिसकी हम लोग पूरे दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए मिलते हैं एडिटोरियल वोकैब एंड एनालिसिस बाय संतोष रे में। तो अभी बिल्कुल जबान से बिल्कुल लड़खड़ा के वही चीज़ निकल रही थी, लेकिन दिन की शुरुआत भी जो बिल्कुल सुबह 8 बजे हम लोग एक साथ जुड़ते हैं द हिंदू एडिटोरियल में, और यहाँ भी हम लोग एक साथ जुड़ रहे हैं टॉप 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। याद रखिएगा ये जो पर्टिकुलर आपका सेशन होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप चाहे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे एसबीआई पीओ का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ किसी भी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर उसमें इंग्लिश आपका एक पार्ट है तो ये 120 रूल्स का जो एक कलेक्शन होगा वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर कलेक्शन, ठीक है। और इसमें मैंने आज से कुछ चीजें चेंज भी की हुई हैं, पूरा थोड़ा सा कुछ पैटर्न मैंने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो आज काफी मजा आएगा इस पर्टिकुलर सेशन में, और आप लोग नोटबुक वगैरह बिल्कुल रेडी रखिएगा। वैसे इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपकी रहेगी, पीडीएफ लिंक, उसमें मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी सिर्फ पीडीएफ तो आप सबको पता ही है कि एक्सप्लेन करते समय मैं बहुत कुछ बता जाता हूं, है ना। तो बहुत कुछ चीजें ऐसे मिलेंगी एक्सप्लेन करते वक्त मिलेंगी जो मैं आपसे कहूंगा कि ये नोट डाउन जरूर कर लेना, है ना। तो उस समय कॉपी पेन की जरूरत होगी तो बिल्कुल आप लोग साथ में बैठिएगा, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फटाफट से, और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये हर दिन आप लोग सुबह मुझसे एडिटोरियल सेशन में जुड़ सकते हैं, द हिंदू एडिटोरियल वोकैब एंड एनालिसिस बाय संतोष रे। और आज हमारे यहाँ पे साथ करीबन 2500 बच्चे हमारे साथ लाइव थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आप लोग जुड़े हुए हो, अगर आप लोगों को अपनी वोकैब इंप्रूव करनी है, रीडिंग इंप्रूव करनी है, तो आप लोग सब कल सुबह 8 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे। और हर दिन सुबह एसबीआई क्लर्क इंग्लिश के सेशन में मॉक पेपर में मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे आप ये सब जान ले, Y194 कोड ये आपके लिए है भाई, ये आपके सर का कोड है, संतोष कुमार रे सर का कोड है, ठीक है। आप याद रखिए 78% का डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा, फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा Y194 कोड पे 78% का डिस्काउंट। बैंक महापैक आप लोगों को लेना है, सारे के सारे लोगों को। आप देख सकते हैं केवल 3800 प्लस समथिंग रुपीज में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी वाला बैंक महापैक यहाँ पे मिलेगा, पूरे 1 साल की वैलिडिटी वाला, ठीक है। बैंक महापैक जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन इंक्लूड होंगे, ठीक है। जो आपके जैसे कि उड़ान 8 जो आपके इंग्लिश का फाउंडेशन है, आपके शिखर का नेक्स्ट सीरीज जो कि रीजनिंग का फाउंडेशन है, संकल्प मैथ्स का है, वॉरियर 8 आशीष सर का जी है, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। सारे एग्जाम्स के प्री, सारे एग्जाम्स के मेंस, स्पोकन इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव, हाई लेवल डीआई, पजल, आरसी का बैच, हर एक चीज इसमें इंक्लूड होगा। बैंक महापैक टेस्ट सीरीज में इंक्लूड होंगे। तो कोड आप लोगों को याद रखना है Y194, ठीक है भाई। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोड ऑफ द डे बिल्कुल आप देख सकते हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉलर स्टेप्स। हमने भी अब सोच लिया है कि इंग्लिश बहुत बड़ा एक टारगेट है हमारा। उस बड़े टारगेट को हम लोगों को दूर करने के लिए हमें छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे। जैसे उन छोटे टारगेट्स में से एक आपका टारगेट है टॉप 120 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का। ये एक छोटा सा टारगेट है, ठीक है, जिसमें हम लोग हर दिन 6, 7, 8 रूल्स हम लोग हर दिन पढ़ते हैं, समझते हुए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसी तरीके से चीजों को यहाँ पे आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, चलिए तो याद रखिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स जो कंप्लीट करके जा रहा है वो आखिर बिल्कुल एकदम ऊंचाई पे पहुंच गया है। और जो एकदम पहली बार सोच रहा है कि मैं बड़ा टारगेट लूंगा, बड़ी छलांग लूंगा, वो अभी स्टार्ट ही नहीं कर पाए अपनी जर्नी। तो बिल्कुल अब आप दोनों में से किसको चूज कर रहे हैं अब आपके ऊपर है, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि आप लोग इसी को चूज करिएगा भाई। 100% समाज में इज्जत ये बोलने से बनती है, बड़ी छलांग लगाएंगे समाज में इज्जत बनेगी, छोटी छोटी बात कहेंगे तो जनरली सब सोचते हैं अरे यार ये तो छोटा आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइलाइट्स ऑफ द सेशन कैसे होने वाला है, देखो ये अब आप लोग अच्छे से जान लें कि हाइलाइट्स ऑफ द सेशन कैसे होने वाला है, ठीक है। देखो स्टार्टर से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक, स्टार्टर से। उसके बाद क्लास वर्क होगा आपके लिए, कुछ क्लास वर्क है, होमवर्क है, और उसके बाद 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हम लोग यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टर देखो यहां पे कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था स्पेक्टेकल और स्पेक्टेकल्स का, बहुत सारे बच्चों ने यहां पे आंसर दिया है, मैं आप लोगों को बताता हूं, काफी आंसर सही भी हैं। स्पेक्टेकल जो होता है ना, ये भी आपका एक नाउन है, ठीक है, और स्पेक्टेकल्स जो होता है ये भी आपका एक नाउन है, ठीक है। स्पेक्टेकल का मतलब आपका होता है व्यू, ठीक है, सीन,
स्पेक्टेकल, नजारा जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, बोलते हैं ना वाह क्या नजारा है, व्हाट एन स्पेक्टेकल, व्हाट एन स्पेक्टेकल, ठीक है। तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल्स जो होता है ये आपका क्या है, नाउन है, और इस ये जो है इसका मतलब आपके होते हैं सन ग्लासेस, इसका मतलब सन ग्लासेस बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आप अपने स्पेक्स बोल सकते हो, ठीक है, ग्लेयर्स बोल सकते हो। तो इसका मतलब आपका हो गया चश्मा, और इस स्पेक्टेकल का मतलब हो गया आपका क्या, आपका कोई दृश्य, आपका कोई नजारा, ठीक है। और ये दोनों ही आपके नाउन्स हैं, और इस नाउन को आप जब भी यूज करेंगे तो आपको हमेशा पेयर ऑफ बोल के यूज करना पड़ता है। आई हैव 1 पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, आई हैव 2 पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, आई हैव 10 पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। तो हमेशा आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे पेयर ऑफ, लेकिन इसको पेयर ऑफ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके सामने आर्टिकल आपका लग जाएगा एंड दैट इज ओके, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता चल गया। चलिए अब हम लोग आते हैं क्लास वर्क की तरफ। कल जो भी मैंने आप लोगों को रूल्स पढ़ाए थे, जो भी रूल्स पढ़ाए थे उसके ऊपर 10 क्वेश्चन फटाफट से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एकदम फटाफट से, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, और उसके बाद हम लोग आज के जो भी है रूल्स वगैरह उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला 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 आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर आंसर देकर के जल्दी से बताना है, क्वेश्चन नंबर देना है और फिर आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर और उसके बाद उसका एरर, क्वेश्चन नंबर और एरर। बिल्कुल बिल्कुल 30 सेकेंड्स एकदम। देखो पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा स्पीड करिए, ठीक है, थोड़ा सा। चलो अपीयर्स, अपीयर्स बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अपीयर्स, ठीक है, कुछ अच्छा अपीयर्स अपीयर्स और दूसरे में हैज बोल रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। मोस्ट नेशंस लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको कल क्या बताया था, मोस्ट नेशन आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, और मैंने आपको क्या बताया था, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आपका यूज होगा वो भी प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। प्लूरल वर्ब का मतलब होता है एस और ईएस हट जाता है, इसका मतलब अपीयर यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, मतलब सेंटेंस नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेंटेंस नंबर 1 में कोई गलती नहीं है। जितने लोग बोल रहे हो कि सर मोस्ट नेशंस अपीयर्स होगा, वहां पे अपीयर्स गलत है। क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा, तो यहां पे अपीयर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा ईच ऑफ, देखो क्या बताया था मैंने, ईच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, तो नाउन एक बार चेक करते हैं। कैंडिडेट्स बिल्कुल प्लूरल नाउन है, करेक्ट है। और ईच जब भी लिखा हुआ ये ईच, तो ईच के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। लेकिन यहां पे आपका क्या लिखा हुआ है, हैव, तो ये हैव गलत हो जाएगा, और यहां पे आंसर आ जाएगा आपका ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज टू ब्रिंग आई कार्ड, ठीक है। और ये ईच वाला जो रूल है मैंने कितने पे आपको बताया था, ईच एवरी एनी नन आइदर नाइदर, 6 वर्ड्स पे मैंने बताया था, ईच एवरी एनी नन आइदर और नाइदर। तो बात याद रखिएगा, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहां पे आपका कैंडिडेट सही है, हैव का हैज हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लूरल वर्ब में तो सर एस होता है, अच्छा कुछ बच्चों का ये कहना है ना, वो आपका डाउट मैं अभी हटा देता हूं, ध्यान से समझना। अगर हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत बढ़िया एक फॉर्मेट, एक चार्ट आपको बना के दे रहा हूं, ठीक है, अगर हो सके ठीक है। सिंगुलर नाउन इसका मतलब होता है रिमूव एस, ठीक, और सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है ऐड एस, ठीक। प्लूरल नाउन का मतलब होता है ऐड एस और ईएस, और प्लूरल वर्ब का मतलब होता है रिमूव एस और ईएस। पूरा याद रहेगा,
ठीक है, ये चार्ट पूरा का पूरा आप लोग इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और हमेशा याद रखिए ये जो नाउन और ये जो वर्ब्स होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। नाउन को सिंगुलर बनाना है तो एस हटाना पड़ेगा, नाउन को प्लूरल बनाना है तो एस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ठीक उसका उल्टा है वर्ब, वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो एस ऐड करना पड़ेगा, वर्ब को अगर प्लूरल बनाना है तो एस हटाना पड़ेगा। तो नाउन और वर्ब एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल में बिल्कुल उल्टे हैं, आज के बाद कभी मत भूलना। क्योंकि नाउन तो हम लोगों को सबको पता है कि नाउन प्लूरल का मतलब होता है कि एस लगाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि भैया नाउन को प्लूरल कैसे बनाओगे, नाउन को प्लूरल कैसे बनाओगे, तो आप सबको पता है कि नाउन को प्लूरल कैसे बनाएंगे, एस ऐड कर देंगे। तो ठीक उसका उल्टा आपका वर्ब होता है। तो नाउन को प्लूरल एस अगर ऐड करने से बनेगा तो वर्ब का प्लूरल कैसे बनेगा, एस को हटा देने से, ठीक है। तो बढ़िया ट्रिक हुई, समझ में आया, किसी को समझ में आ गया, क्लियर। तो ये वाला याद रखना। अब यहां पे देखो क्या है, रिसेंट सर्वे, सर्वे आपका क्या आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, इसलिए सजेस्ट यहां पे गलत है, आंसर हो जाएगा अ सर्वे सजेस्ट। क्या हो जाएगा, अ सर्वे सजेस्ट, ठीक है। दूसरा, नन ऑफ द टू ब्रदर्स। अब देखो नन के साथ मैंने दो आपको रूल बताया था। पहला रूल बताया था आपको कि नन के साथ जो वर्ब आता है वो आपका प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। नन के साथ आपका सिंगुलर भी लिख सकते हो, प्लूरल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नन ऑफ द ब्रदर्स वर प्रेजेंट भी अगर होता तो भी ग्रामर कह रहा है सही है, वॉज प्रेजेंट होता तो भी ग्रामर कह रहा है सही है। तो यहां पे वॉज और वर आपका दोनों चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि नन ऑफ अगर होगा तो उसके बाद आपका प्लूरल नाउन आएगा, और यहां देखो प्लूरल नाउन लिखा हुआ है तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और रूल आपको मैंने बताया था कि नन जो होता है इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, और नाइदर जो होता है इट इज यूज्ड फॉर टू। तो अगर दो भाइयों में किसी की अगर बात दी हुई है तो हम प्रेफर करते हैं नाइदर को, हम प्रेफर करते हैं नाइदर को, क्योंकि नन ऑफ द टू ब्रदर्स हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि नन का मतलब ही हो गया कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई हैं, 4-5 सैकड़ों 10,000 भाई हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन जो है वो अपने पापा के लास्ट राइट्स में जो वो प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे हम बोलेंगे नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, हम लोग यहां पे बोलेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। कल ही मैंने बताया था कि एवरी जो है ना वो कभी सिंगल यूज नहीं होगा, कभी अकेले यूज नहीं होगा, हमेशा इसके पास आपको नाउन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एवरी ऑफ द चिल्ड्रन लिखा हुआ है ना, एवरी ऑफ द चिल्ड्रन, ये पूरा एक्सप्रेशन ही गलत है, ठीक है। इसको दो तरीके से सही कर सकते हो, या तो लिखो एवरी, ठीक है, या तो आपने लिख दिया एवरी और एवरी के बाद आप क्या लिखोगे, सिंगुलर नाउन एवरी चाइल्ड, या तो ऐसे लिखो, या तो लिखो ईच ऑफ द, ईच ऑफ लिख दिया, या तो लिखो एवरी चाइल्ड या तो लिखो ईच ऑफ दी। तो जैसे ईच ऑफ आ गया तो उसके बाद तो आपको नाउन प्लूरल लिखना पड़ेगा। तो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो लिखो एवरी चाइल्ड या तो लिखो ईच ऑफ द चिल्ड्रन। तो दोनों तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ध्यान रखिएगा, एवरी ऑफ द चिल्ड्रन गलत है, या तो लिखो एवरी चाइल्ड या तो लिखो ईच ऑफ द चिल्ड्रन। क्यों, इसलिए क्योंकि इन दोनों सूरतों में जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, और अभी बता के गए सिंगुलर वर्ब का मतलब एस ऐड होगा। तो वर्ब यहां पे करेक्ट है, एरर सिर्फ आपको ईच और एवरी में, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे आ गया, कल मैंने आपको एक रूल बताया था, नाउन 1 फिर आपका प्रेपोजिशन फिर आपका एक नाउन 2 आ गया, और उसके बाद आपका वर्ब आता है। तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंगली आएगा, नाउन 1 के अकॉर्डिंगली आएगा। तो यहां देखो साउंड हो गया नाउन 1, ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, मॉस्किटोज हो गया नाउन 2, और ये देखो ये बिल्कुल प्लूरल नाउन है। तो जाहिर सी बात है, The sound of mosquitoes irritated me a lot yesterday night। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे वर्ब वगैरह कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो पास्ट टेंस में है, तो इसमें कुछ आपका एरर है ही नहीं। मॉस्किटोज के साउंड ने मुझे काफी परेशान किया है पिछली रात। सो द साउंड ऑफ मॉस्किटोज इरिटेटेड मी अ लॉट yesterday night। आप लोगों को ये एक नया वर्ड मिल रहा होगा, जैसा हम बोलते हैं ना yesterday, वैसे हो गया yesterday night। तो दिस इज अ बिल्कुल सही वर्ड है, ये बच्चों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 7, बहुत शानदार क्वेश्चन है।
ये सब रूल 10 क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को यहां पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और ये सारे रूल कल के हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। पहला हु है ना, तो ये हु यहां पे क्या बता रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसके साथ ये जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, और इसलिए यहां पे केयर नहीं होगा, यहां पे आपका केयर्स होगा, ठीक है। हु केयर्स, कौन देखभाल करता है, कौन इस चीज की फिक्र करता है, क्या कौन फिक्र करता है, किस चीज के बारे में फिक्र करता है, अबाउट विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो ये तो एक्सप्रेशन गलत है ना, तो यहां पे ये भी एक्सप्रेशन गलत है, और सब्जेक्ट और वर्ब वाला भी एरर है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे क्या होगा, हु केयर्स, पहला एरर। दूसरा विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो ये गलत है, यहां पे आपका होगा विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है, विलेज आफ्टर विलेज। और आप बोलोगे सर एक साथ एक सेंटेंस में दो दो चीजें मुझे देखनी पड़ रही है, तो यार अब थोड़ा पेस आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मैं वही सिर्फ उसी के एरर्स करवाऊंगा जो लास्ट डे मैंने आपको रूल्स प्रैक्टिस करवाए, जैसे कि कल हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, 10 क्वेश्चन जो आज के हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, जो रूल मैंने करवाए बस उसी को होमवर्क में थोड़ा पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। तो 7 नंबर क्लियर हो गया। दूसरा, सो हु केयर्स अबाउट विलेज आफ्टर विलेज, दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड होगा, इसलिए गेट्स डिस्ट्रॉयड होगा क्योंकि ये सब तो सिंगुलर है भाई, ये सब तो आपका सिंगुलर नाउन है, तो क्या होगा, दैट गेट्स डिस्ट्रॉयड इन फ्लड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर देखो, द कंडीशन आपका हो गया नाउन 1, ऑफ आपका हो गया प्रीपोजिशन, और उसके बाद हो गया पेशेंट्स, ये हो गया आपका नाउन 2, और ये हो गया आपका प्लूरल नाउन, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की जो कंडीशन है वो इंप्रूव नहीं हो रही है, तो यहां पे जो आर है वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंगली, आर का यहां पे क्या हो जाएगा, इज। सो द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इन हॉस्पिटल्स इज नॉट इंप्रूविंग, बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखो, एकदम जैसे बैंक में एरर आता है ना, पूरा एकदम रूल एकदम हल्का सा, ठीक है, पिद्दू सा रूल, और एकदम सेंटेंस लगेगा जैसे महाबली आ गया है ना, तो वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छा वाला एक एरर देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9, दिमाग लगाओ, और 2 एरर है, थोड़ा सा एक तो मैंने आपको रूल कल बताया था, और दूसरा आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। देखो पहला क्या है, नाइदर, जैसे ही नाइदर के बाद आपका ऑफ आ गया, तो नाइदर के बाद ऑफ जैसे ही आ गया तो हमारा नाउन क्या हो जाएगा, हमारा नाउन प्लूरल होगा, तो यहां पे जो थीफ लिखा हुआ है वो थीफ नहीं होगा, यहां पे आपका हो जाएगा थीव्स, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, आपका थीव्स हो गया, बात खत्म, ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो, नाइदर ऑफ द थीव्स, आपका ये आपका क्या हो गया, अब आपको पता है कि नाइदर के साथ आपका वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है ना, हमेशा याद रखिएगा, नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब तो लगता ही है, लेकिन नाइदर के साथ आपका सिंगुलर प्रोनाउन भी लगेगा, तो ईच एवरी एनी नन आइदर नाइदर, ये जो 6 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, क्या क्या बताए थे, ईच एवरी एनी नन आइदर और नाइदर, ये जो 6 वर्ड मैंने आपको बताए थे, इन 6 वर्ड्स के साथ वर्ब भी आपका प्लूरल सिंगुलर आता है, और प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर आता है, तो यहां पे नाइदर ऑफ द थीव्स एक्सेप्टेड हिज क्राइम आपका यहां पे सही होगा। ये थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करके आपको बताना था कि नाइदर ऑफ द थीव्स एक्सेप्टेड हिज क्राइम, यहां पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये सारे नए रूल्स में नहीं करवा रहा हूं, ये सारे ऑलरेडी मैं कल करवा चुका हूं, ठीक है। और नंबर 10 का आंसर आपका क्या होगा, एक बार मुझे बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन नाउन 1, ठीक है, ओवर द पास्ट, ओवर द ईयर्स, ओवर आपका आ गया प्रेपोजिशन, ठीक है, फिर ईयर्स आपका हो गया नाउन 2 जो कि प्लूरल नाउन है। ध्यान दो, तो बोला क्या जा रहा है कि पिछले बहुत सालों से अलग अलग सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यही वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको देर कर दी गई है, तो यहां पे हैव बीन नहीं होगा, यहां पे आपका हैज बीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा हैज बीन, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो 1 से लेकर के 10 तक के एरर डिटेक्शन, जो कि थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहे हो भाई, याद रखो 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन का मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या करना है, किस तरीके से यहां पे आपके एरर्स होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग सेशन को यहां पे आगे बढ़ाते हैं, आज के तरफ हम लोग आ जाते हैं 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर,
ठीक है, कल हम लोगों ने 5 रूल पढ़े थे, आज हम लोग 6th रूल पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग और कुछ पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में। सारे के सारे लोग तैयार हो जाइए, ये रहा। अब आज से आपके रूल नंबर 6 स्टार्ट होगा। बच्चों फील मत होने देना मुझे कि सर 11 बजे का सेशन है ना, फील मत होने देना यार, क्योंकि देखो नींद और थकान आंखों में भी है मेरे, यू कैन सी द एग्जॉशन इन माई आईज, है ना। लेकिन यार जस्ट बिकॉज एकदम करना है मतलब करना है ना, तो करना है मतलब करना है, तो बिल्कुल आप लोगों को भी एकदम यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बच्चों, ध्यान रखिएगा। एवरीबडी जितने भी लोग हैं प्लीज एकदम लाइक एंड शेयर करें यार, ठीक है। जितने ज्यादा लोग यहां पे जुड़ेंगे उतनी ज्यादा हिम्मत, उतनी ज्यादा मोटिवेशन, इंकरेजमेंट मुझे मिलता जाएगा। तो प्लीज इतना आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, द सोल्जर्स एज वेल एज देयर कैप्टन वॉज ब्रेव, माई फ्रेंड अलॉन्ग विद हिज 2 sisters हैव अराइव्ड, आई नो लेस देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ये जो पहला आपका रूल है, ये जो नेक्स्ट 6th रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका बिल्कुल किताबी रूल है, लेकिन इसके ऊपर आपके काफी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। एकदम बुकिश रूल है, लेकिन काफी आपके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रूल क्या है ये देखो, रूल नंबर 6 आपका ये है, इफ 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, याद रखना सेम सब्जेक्ट्स नहीं, अगर 2 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो, आर एडेड बाय एज वेल एज, अगर 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हो, उन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से ऐड किया मैंने, विद से ऐड किया मैंने, टुगेदर विद से ऐड किया मैंने, अलॉन्ग विद से ऐड किया मैंने, अकंपनीड बाय से ऐड किया मैंने, नो लेस देन से ऐड किया मैंने, और इंक्लूडिंग से ऐड किया मैंने। अगर इतने सारे ये सारे के सारे ऐड कर रहे हो, मतलब ये सारा का सारा आपका क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो इतने सारे कंजंक्शन का इस्तेमाल अगर आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए लगा रहे हैं, तो उस सेंटेंस का जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंगली आएगा, वो आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। मतलब समझ में आ गया, 2 अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है, 2 अलग अलग सब्जेक्ट, 2 अलग अलग नाउन्स, उनको मैं ऐड कर रहा हूं एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलॉन्ग विद से, अकंपनीड बाय से, नो लेस देन से, इंक्लूडिंग से। तो अगर इनसे मैं किसी भी एक से अगर ऐड करता हूं, तो सेंटेंस का जो वर्ब होगा इट इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। मतलब अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि राम, ठीक है, एंड हिज पेरेंट्स, ठीक है, तो ध्यान रखना अगर यहां एंड है तो वर्ब प्लूरल होगा, सीधा साधा। और अगर यहां पे इनमें से कोई भी एक आ गया एज वेल एज, तो ये जो वर्ब आएगा यहां पे ये डिपेंड करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंगली आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। जैसे यहां देखो, अब हम लोग कहां आ जाते हैं, यहां पे एज वेल एज आ गया, यहां पे कंजंक्शन आ गया भाई, ठीक है। अब देखो सोल्जर्स आपका आ गया, ये आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट 1, ठीक, और दूसरा लिखा हुआ है कैप्टन, द सोल्जर्स एज वेल एज देयर कैप्टन, ये आ गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2। इन दोनों को ऐड किससे किया गया, एज वेल एज, मतलब सोल्जर्स और कैप्टन। एज वेल एज का मतलब क्या हो गया, सोल्जर्स भी कैप्टन भी है, तो सोल्जर्स एज वेल एज देयर कैप्टन। अब इस सेंटेंस का वर्ब ये रहा, किसके अकॉर्डिंगली आएगा भाई, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट सोल्जर्स है, मतलब प्लूरल है, तो यहां वॉस का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। लेकिन सबसे प्रॉब्लम पता है कहां पे होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप करेक्शन करने के बाद पढ़ते हो। जैसे करेक्शन करने के बाद एक बार पढ़े सारे लोग, एक बार फटाफट मेरे साथ पढ़ो, द सोल्जर्स एज वेल एज देयर कैप्टन वर ब्रेव। क्या लिखा हुआ है, कैप्टन वर ब्रेव। हम लोग देखो पढ़ने से लगता है गलत हो गया, इसलिए गलत लग रहा है पढ़ने से क्योंकि हम लोग गलत पढ़ते ही हैं। द सोल्जर्स एज वेल एज देयर कैप्टन, द सोल्जर्स एज वेल एज देयर कैप्टन वर ब्रेव। जैसे ही अगर आप पढ़ोगे ना एज वेल एज देयर कैप्टन, इनको एक साथ पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट ऑडिबल होगा, बिल्कुल करेक्ट आपको सुनाई देगा। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं कि द सोल्जर्स एज वेल एज देयर कैप्टन वर, कैप्टन और उसके बाद वर्ब को एक साथ लेके पढ़ोगे तो आपको गलत लगेगा। तो अब चाहे आपके ईएनटी में प्रॉब्लम हो, गले में, कान में, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ध्वनि में आपका कुछ प्रॉब्लम हो सुनने में, लेकिन आप ग्रामर के अकॉर्डिंगली ही इसको करेक्ट करेंगे। सो द सोल्जर्स क्या हो जाएगा, एज वेल एज देयर कैप्टन वर ब्रेव होगा, ठीक है। दूसरा देखो, माई फ्रेंड, ये आ गया आपका सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक, और दूसरा आपको लिखा हुआ है 2 sisters, ये आ गया सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक। अब ये आ गया आपका हैव, किसके अकॉर्डिंगली आएगा, तो भैया ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आएगा। पहला सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इसलिए हैव की जगह यहां पे क्या आ जाएगा,
हैज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस रूल का, जो रूल मैंने अभी आपको बताया है, इस रूल के ऊपर जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो जनरली एज वेल एज का आता है या फिर नो लेस देन का आता है, नो लेस देन का आता है। सबसे ज्यादा आपके चांसेस इन्हीं दोनों के ऊपर होते हैं, या तो एज वेल एज वाला आपका रूल आ जाएगा या नो लेस देन वाला आएगा। अगर इन दोनों का नहीं आता है तो उसके बाद आपका आता है अलोंग विद का या फिर एकम्पनीड बाय का। क्या आएगा? एकम्पनीड बाय का। कैसे कैसे क्या एग्जाम में क्या आता है वो भी मैं आपको यहां पे बताता चल रहा हूं बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो एज वेल एज और नो लेस देन ये एकदम बिल्कुल याद रखना। उसके बाद आपका आता है अलोंग विद या फिर एकम्पनीड बाय। जैसे नीचे वाला देखो क्या लिखा हुआ है, नो लेस देन। अब आ गया ना, अच्छा नो लेस देन यहां पे छूट गया मेरा, तो नो लेस देन ये आपका आ गया कंजंक्शन। अब देखो ये आ गया आई सब्जेक्ट 1, ठीक, यू सब्जेक्ट 2, ठीक। अब ये आर आ गया, किसके अकॉर्डिंगली आएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है वहां पे? आई, तो आई के साथ यहां पे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। लेकिन एम लगा के जरा पढ़ना तो, नो आई नो लेस देन यू एम रेस्पॉन्सिबल। बड़ा अजीब सुनाई दे रहा है इसलिए क्योंकि आप एम को यू के साथ पढ़ते हो। आप ऐसे पढ़ो, आई नो लेस देन यू एम रेस्पॉन्सिबल। देखो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है ना। तो ये पढ़ने का तरीका भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा, अदरवाइज कान में प्रॉब्लम ही होती रहेगी बच्चों, ये ध्यान में रखना। सो आई नो लेस देन यू एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस होगा, क्योंकि इसका रूल है कि जब भी किसी दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम एज वेल एज विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय, नो लेस देन, इंक्लूडिंग, इन सबसे ऐड करते हैं तो वर्ब यूज होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। क्लियर हो गया रूल नंबर 6? डन। नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गया रूल नंबर 7। बहुत शानदार चुनिंदा रूल्स, वो जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वही रूल्स 120 रूल्स हम लोग यहां पे करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, तनिक भी नहीं, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ो, ठीक है। कुछ भी अगर खाना वाना भी ले लिया, प्लेट वगैरह में पूरा एकदम लेकर के आराम से, वो जो क्या कहते हैं वो स्पून वगैरह है, चम्मच वगैरह लेकर खाते रहो, रजाई के अंदर घुस जाओ, पढ़ो एकदम पूरा, मोबाइल लैपटॉप पर देकर बस पढ़ते रहो, आराम से पढ़ते रहो यार, ठीक है। भूख मुझे भी लगी है यार, बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, बहुत तेज नींद आ रही है, सब कुछ आ रही है, बट आराम से पढ़ो। जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक बैठेंगे नहीं यहां पे, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा? Unfortunately, he had lost his bag last night. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आपके एरर्स आते हैं, ठीक है। Unfortunately, he had lost his bag last night. I had visited the Taj Mahal in 2010 with family. The government had announced on Monday that it would start another vaccination program. ठीक है। Unfortunately, he had lost his bag last night. ठीक। अब देखो ये जो आपके रूल है, यहां पे रूल आपका क्या है, ये पढ़ो रूल आपका क्या है। With adverb of past time we use the simple past tense, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब सर ये आपके सामने एक आ गया एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, भैया अब इसको समझाते समझाते तो पूरी रात हो जाएगी, इसको समझाते समझाते तो पूरी रात हो जाएगी। एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम लिखा हुआ है, तो हम इतना एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, इतना हम लफड़ा क्यों लेंगे यार, इतना हम महंगे महंगे वर्ड्स क्यों पढ़ेंगे? जब संतोष रे सर हैं आपके साथ तो इतनी महंगे महंगी चीजें क्यों पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ लास्ट टाइम, पता चला एडवर्ब भी नहीं समझ पाए, क्या आगे हम समझेंगे? तो बिल्कुल नहीं करना है, मैं हूं भाई, सुनो क्या होता है। एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस। कुछ नहीं, आपके एग्जाम में कैसे आएगा मैं बता दे रहा हूं, हमेशा याद रखना। जब भी आपके एग्जाम में कुछ एक्सप्रेशंस आए, कैसे मैं बोल रहा हूं याद रखना, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है। मतलब कि जब भी आपका कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो और उस सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा हो और उस एक्शन का अगर टाइम लिखा हुआ है, अगर उस एक्शन का टाइम लिखा हुआ है तो हम उस सेंटेंस को किस में लिखते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2। जैसे ध्यान देना, बहुत शानदार चीज मैं आपको बता रहा हूं। पहला मैंने आपको बताया आई हैव पास्ड MA, ठीक है। दूसरा मैंने सेंटेंस बताया आई पास्ड MA, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस में करेक्ट कौन सा? आप लोग मुझे एक बार बताएं, फटाफट से मुझे एक बार बताओ। आई हैव पास्ड MA और आई पास्ड MA, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? फटाफट से बच्चे सारे लोग 10 सेकंड का टाइम, 10 सेकंड के अंदर मुझे जल्दी बताएं कि इसमें करेक्ट कौन सा है। 1 नंबर करेक्ट है या 2 नंबर करेक्ट है? जल्दी बताओ, ठीक है। गौतम मनीष कह रहे संतोष सर आई रियली रेस्पेक्ट यू द मोस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑब्लाइज्ड। क्या हो जाएगा
बताओ कौन सा एरर है, आई हैव पास्ड एमए या फिर आई पास्ड एमए, कौन सा एरर है यहां पे? ठीक है, अच्छा सेकंड करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, पहला वाला एरर आप लोग बोल रहे हो। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आई हैव पास्ड एमए ये भी सही है, आई पास्ड एमए ये भी सही है। मैंने एमए पास कर लिया है, ठीक है, मैंने एमए पास कर लिया ये भी सही है, और मैंने एमए पास किया ये भी सही है। लेकिन अब अगर हम यहां पे दोनों में अगर हम जोड़ दें इन 2010, ठीक है, तो देखो अब ये इन 2010 ये क्या आ गया, टाइम ऑफ एक्शन आ गया ना, कि कब वो वाला जो एक्शन है, पास वाला जो एक्शन है उसका टाइम क्या है, तो आ गया 2010। जैसे ही 2010 टाइम ऑफ एक्शन लिखते हैं तुरंत हमको सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, बात खत्म। क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, तब ये जो है हैव पास्ड वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा और तब हमारा करेक्ट होगा आई पास्ड एमए इन 2010। समझ में आ रही बात, गेटिंग माई पॉइंट, इतना क्लियर हुआ। जैसे मैंने बोला कि शी डाइड, ठीक है, और दूसरा मैंने बोला शी हैज डाइड। पहले मैंने बोला शी डाइड, दूसरा मैंने बोला शी हैज डाइड, ये दोनों करेक्ट हैं, कोई एरर नहीं है। लेकिन अब अगर मैं यहां पे एक चीज जोड़ दूं, शी डाइड यस्टरडे, शी डाइड यस्टरडे और शी हैज डाइड यस्टरडे, तो जैसे ये टाइम ऑफ एक्शन आ गया ना, यस्टरडे मतलब क्या, कब मरी वो, तो ये क्या हो गया, टाइम ऑफ एक्शन आ गया। तो जैसे ही टाइम ऑफ एक्शन आ गया तो अब ये हैज डाइड वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल डाइड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। अनफॉर्चुनेटली ही हैड लॉस्ट हिज बैग, अगर केवल इतना लिखा होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट भी यहां पे करेक्ट होता, ठीक है, और हैड लॉस्ट भी करेक्ट होता। लेकिन आप देखो तुरंत यहां पे आपका क्या लिखा हुआ है, लास्ट नाइट। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बैग उसने खोया है उसका टाइम ऑफ एक्शन यहां पे लिखा हुआ है, उसका क्या लिखा हुआ है, टाइम ऑफ एक्शन टीओए लिखा हुआ है, ठीक है। अब टीओए सिर्फ मेरे ही बच्चे जान पाएंगे, मेरे ही स्टूडेंट जान पाएंगे, बच्चों ध्यान रखिएगा। सो अनफॉर्चुनेटली ही हैज लॉस्ट हिज बैग लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट क्या है, टीओए है। तो टीओए जब यहां पे लिखा हुआ है तो अब हमारा ये हैड लॉस्ट यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, हैड लॉस्ट गलत हो जाएगा और ओनली लॉस्ट हमारा सही हो जाएगा। अगर ये लास्ट नाइट हटा देते तो फिर हमारा लॉस्ट भी सही है और हैड लॉस्ट भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम आगे आते हैं। आई हैड विजिटेड द ताजमहल इन 2010 विद फैमिली। देखो एक बात मैं बता दूं, ये आपका बेसिक एक रूल है जो मैं बता रहा हूं। वैसे यहां पे हैड लॉस्ट, केवल अकेले हैड लॉस्ट भी गलत होता है, केवल हैड विजिटेड भी गलत होता है, ठीक है, वो इसीलिए गलत हो रहा है, इसीलिए यहां पे हैड लॉस्ट हम नहीं लिख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो थोड़ा टेंस का रूल, वो आगे जाकर के आप पढ़ेंगे टेंस का रूल, लेकिन यहां पे सिर्फ आप इतना जानिए। और एग्जाम में आपको हैड प्लस V3 ही दिया हुआ रहेगा या हैज प्लस V3 दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम टाइम पे आपका हैड प्लस V3 देता है, तो याद रखिएगा हैड प्लस V3 एरर होगा, ठीक है। जैसे कि आई हैड विजिटेड द ताजमहल इन 2010, इस रूल के अकॉर्डिंगली आई विजिटेड भी सही है। अगर हम यहां पे लिखते आई विजिटेड, ठीक है, तो ये भी आपका सही होता, और आई हैड विजिटेड लिखते तो ये भी आपका सही होता, सिर्फ इस रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन अब मैंने देखो यहां पे आपका क्या लिख दिया है, इन 2010। अगर मैं लिखता कि आई हैव विजिटेड द ताजमहल, करेक्ट, आई विजिटेड द ताजमहल, करेक्ट, लेकिन अब मैंने लिख दिया आई विजिटेड द ताजमहल इन 2010, तो 2010 हमारा क्या है, टीओए है। 2010 हमारा क्या है, टीओए है, मतलब टाइम ऑफ एक्शन है। जैसे टाइम ऑफ एक्शन आ गया तो अब हमारा ये हैड विजिटेड गलत हो गया, केवल विजिटेड हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। तीसरा देखो, और तीसरा इस तरीके का एग्जांपल तो आपको एडिटोरियल में भरे हुए मिलते हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस ऑन मंडे, गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन अप्रैल, गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड इन अप्रैल, ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइडेड एट 4 o'clock। इस तरीके से सेंटेंसेस लाखों करोड़ों मिलते हैं। तो देखो गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन अब यहां पे क्या लिख दिया गया, ऑन मंडे। तो ये जो ऑन मंडे वो क्या बता रहा है, ये टीओए बता रहा है, मतलब टाइम ऑफ एक्शन बता रहा है। तो तुरंत यहां पे हम क्या करेंगे, हैड अनाउंस को हटाएंगे और उसकी जगह सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देंगे जो है आपका अनाउंस्ड। तो आंसर क्या होगा, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट वुड स्टार्ट अनदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सरकार ने ये अनाउंस किया मंडे को कि ये दूसरा एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेगी, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया? डन एवरीवन, इज इट डन? समझ में आ गई सारे के सारे लोगों को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वाला रूल आप लोगों को पता चल गया, रूल नंबर 7। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 8 पे, ठीक है। 6 और 7 सबको समझ में आ गया? रूल नंबर 6 और 7 एक बार थम्स अप करें सारे के सारे लोग, सो मत जाना भाई, सारे के सारे लोग एक बार लाइक एंड शेयर करेंगे फटाफट से सारे के सारे लोग एक बार लाइक एंड शेयर करेंगे। जिन्होंने नहीं किया है उन सब से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि जल्दी से जल्दी एक बार लाइक एंड शेयर करें और थम्स अप करें सारे के सारे लोग, ठीक है। सारे के सारे लोग थम्स अप करें, थम्स अप दिखेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा यार,
थम्स अप दिखेगी तो मुझे ग्रीन झंडी मिलेगी और मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बच्चों, जल्दी थम्स अप दिखाएं। बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट अब आ गया रूल नंबर 8 के लिए एग्जाम्पल वाले सेंटेंसेस, ये रहे। बिल्कुल अलग पढ़ा रहा हूं आपको, किताब से बिल्कुल अलग पढ़ा रहा हूं। किताब में एक रूल का एक ही फंक्शन रहता है, मैं यहां बहुत सारी चीजें बता रहा हूं बच्चों, कभी इस सेशन को मिस मत करना, कभी नहीं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बोथ शुभम एज वेल एज लक्ष्य वेंट टू गोवा, मतलब शुभम और लक्ष्य दोनों एक साथ गोवा गए, है ना। गोवा आप जा रहे हैं भाई, शुभम सर हमारे गए और लक्ष्य जो है वो हमारे साथ ही काम करते हैं, ये दोनों एक साथ गए। अब लक्ष्य नाम नहीं है, ये एक लड़की का नाम नहीं है, दोनों लड़के ही हैं भाई, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है आई नो, मैं जानता हूं, दैट बोथ यू एंड ही, मैं जानता हूं कि बोथ यू मतलब तुम दोनों ने, तुमने और उसने, दोनों ने मिलकर के हैज डन दिस वर्क, इस काम को किया है। तीसरा, बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ मिलकर के इज रेडी टू फाइट, दोनों एक साथ जो है वो मिलकर के रेडी है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, टेररिस्ट के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। यू एज वेल एज आई, तुम और ठीक उसी तरीके से मैं आर वेटिंग फॉर द बस, हम लोग दोनों बस के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें एरर कहां है, रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, ध्यान दो। देखो रूल इसमें फॉलो हो रहा है, रूल नंबर 8 ये है, सिंपल सा, ये है आपके कंजंक्शन का रूल। दिस इज अ रूल ऑफ योर कंजंक्शन, कंजंक्शन का ये रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक नंबर क्या, फिल इन द ब्लैंक्स या फ्रेज रिप्लेसमेंट या एरर डिटेक्शन, इनमें से एक आ जाता है। ठीक है, रूल क्या है, बोथ एज वेल एज शुड नॉट बी यूज टुगेदर। क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो, बोथ एज वेल एज शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, मतलब क्या बोला गया है कि बोथ और एज वेल एज इन दोनों को हम एक साथ यूज नहीं करेंगे। एज वेल एज इज रिप्लेस्ड बाई एंड, समझ में आया क्या करना है, मतलब यहां बोला जा रहा है कि बोथ का मतलब वही होता है जो एज वेल एज का मतलब होता है। अगर मैं कहीं पे लिखता हूं कि ए, बोथ ए, और उसके बाद मैं लिखता हूं बी, तो बोथ का जो मतलब होता है एज वेल एज का भी मतलब वही होता है। अगर मैं बोलता हूं बोथ ए एंड बी, तो वो मीनिंग सेम है, एज वेल एज की मीनिंग और बोथ दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब ये होता है दोनों। ठीक है, इन दोनों का ही मतलब होता है दोनों। ठीक है, तो बोथ एंड एज वेल एज इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। दिस इज द रीजन दे शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, इन दोनों को एक साथ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी सेंटेंस में। ठीक है, और अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में अगर बोथ और एज वेल एज आपको दिख गया तो हमेशा वहां पे एज वेल एज को हटाना और उसकी जगह एंड लिख देना। जैसे अगर मैं बोलूं कि बोथ, ठीक है, यहां पे किसका, बोथ श्रावणी है, यहां पे मैंने लिखा बोथ श्रावणी, ठीक है, एंड बोथ श्रावणी एज वेल एज आई वेंट टू मार्केट। ठीक है, तो बोथ श्रावणी एज वेल एज आई वेंट टू मार्केट, मतलब मीनिंग सेम है, बोथ का जो मीनिंग एज वेल एज का वही मीनिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस एज वेल एज को हटाएंगे और इसकी जगह पे एंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसकी जगह पे एंड लिख देंगे। इसका मतलब बोथ श्रावणी एंड आई वेंट टू मार्केट, क्या हो जाएगा, बोथ श्रावणी एंड आई वेंट टू मार्केट। कुछ और नहीं करना है, बोथ राम एज वेल एज श्याम, तो एज वेल एज को काटो और क्या लिखो, बोथ राम एंड श्याम। क्या लिखोगे, बोथ राम एंड श्याम। ठीक है, आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, उछाल मार रहा हो, उसके ऊपर मैं आता हूं, डोंट वरी, उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपके रूल के क्वेश्चंस के ऊपर। लिखा हुआ है बोथ और यहां पे तुरंत एज वेल एज भी है। ठीक है, अब बिल्कुल लेना देना नहीं है शुभम और लक्ष्य से कि वो गोवा जाते भी हैं और क्या करते हैं वहां पे जाके, बिल्कुल लेना देना नहीं, जो मन करे। ठीक है, हमें लेना देना है सिर्फ बोथ और एज वेल एज से। देखो बोथ का जो मीनिंग होता है एज वेल एज का वही मीनिंग होगा, तो कुछ नहीं करना, इस एज वेल एज को यहां से हटाना है और इसकी जगह एंड लिख देना है। ये हो गया किताब का रूल, बात खत्म, किताब का रूल खत्म कि बोथ और एज वेल एज जहां हो एज वेल एज काटो एंड लिख दो। अब इसके साथ मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, जब भी बोथ और एज वेल एज यूज होगा, जब भी बोथ और एज वेल एज यूज होगा, तो बोथ के साथ एक आपका क्या होता है, रूल नंबर 1, यहां पे आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, बोथ के साथ आपका क्या यूज होता है, हमेशा एंड यूज होता है। रूल नंबर 2,
ठीक है। रूल नंबर 2, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, आई नो, मैं जानता हूं, बोथ यू एंड, तो देखो बिल्कुल करेक्ट है। बोथ के साथ यहां पे क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट, मतलब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि बोथ के साथ हम दूसरा एक रूल फॉलो करते हैं और वो रूल है प्लूरल वर्ब का। कहीं भी अगर बोथ आ गया तो वर्ब प्लूरल होगा। ऐसे आंख बंद कर लेना, ऐसे आंख बंद कर लेना और प्लूरल वर्ब लिख देना, 100% आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। सो बोथ के साथ दो रूल अप्लाई होंगे। बोथ के साथ पहला रूल अप्लाई होगा कि बोथ के साथ हमेशा एंड बैठेगा, बोथ के साथ हमेशा एंड बैठेगा। दूसरा रूल, बोथ के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, हमेशा वर्ब प्लूरल होगा। जैसे आई नो दैट बोथ एंड यू एंड ही, अब यहां पे हैज लिखा हुआ है तो इस हैज को काटो और यहां पे आप हैव करो, डन। यहां पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तीसरा देखो, बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, तो बोथ इंडिया एज वेल एज को यहां पे काटो और इसकी जगह आप क्या लिखो, एंड लिख दो, तो क्या हो जाएगा, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। और यहां पे आपका वर्ब भी आपका एरर है, यहां पे आपको वर्ब भी आपको क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ एज वेल एज का एरर है, दूसरे वाले सेंटेंस में सिर्फ प्लूरल वर्ब का एरर है, और तीसरे वाले सेंटेंस में एज वेल एज का भी एरर है और आपके वर्ब का भी एरर है। बच्चों ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, अगर हम बोथ को ही हटा दें, जैसे देखिए नंबर 4 वाला बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, नंबर 4 वाला बिल्कुल करेक्ट लग रहा है कि यू एज वेल एज आई आर वेटिंग फॉर द बस, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, तो हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बिल्कुल ही आपका करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो रूल पढ़ाया वो क्या था, वो रूल था जब किसी भी सेंटेंस में बोथ प्लस एज वेल एज हो, जब किसी भी सेंटेंस में बोथ प्लस एज वेल एज हो, तब वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एज वेल एज को हटाते हैं और हम एंड लिखते हैं, ठीक है, तब हम एंड लिखते हैं। अब आपका मतलब यह है कि सर सेंटेंस नंबर 1 में अगर हम एक काम करें, अगर हम सेंटेंस नंबर 1 में काम करते हैं, ये एज वेल एज को वैसे ही रहने दें, ठीक है, और यहां से बोथ को हटा दें, तो भी तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, तो भी तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कि शुभम एज वेल एज लक्ष्य वेंट टू गोवा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है यू एज वेल एज आई आर वेटिंग फॉर द बस। तो फिर हमने ऐसा क्यों कहा कि जब भी बोथ और एज वेल एज हो तो एज वेल एज को रिमूव किया जाता है, बोथ को रिमूव नहीं किया जाता। आप समझे मेरी बात समझे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर बुकिश थिंग्स एंड जो है वो यहां पे जो चीजें होती हैं। एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है बच्चों, जरूर जो है जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा, एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा जो अभी हम क्लियर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी स्टेप वाइज स्टेप हम लोग चलेंगे। एक ही बात अगर मैं आपको पूरा का पूरा बिरयानी ले आऊंगा, आप 15 साल बाद जो है वो खाने के लिए बैठे हो, सिस्टमेटिक ढंग से खाएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। अचानक से कल ला करके पूरा का पूरा बिरयानी ठूंस दे मन में तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि बोथ और एज वेल एज अगर एक साथ हो तो वहां हम बोथ को कभी नहीं हटाएंगे, वहां एज वेल एज को हटाएंगे। और अगर कोई पूछता है कि क्यों ऐसा हटाएंगे, ठीक है, तो बोलना संतोष सर जो है वो कुछ दिनों बाद इसी सेशन में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी सिंपल खाना खाना है, बिरयानी नहीं खानी है। समझ में आया, डन, सिंपल सी बात कहनी और क्या कहना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये रूल नंबर 8 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, रूल नंबर 9 पे। क्वेश्चंस देखो, पढ़ लिए, पढ़ लिए सब लोग, क्या लिखा हुआ है, द मैन वॉज गाइडिंग द कैटल्स टू द शेड, ठीक है, द मैन वॉज गाइडिंग द कैटल्स टू द शेड, मतलब एक जो व्यक्ति था वो जो कैटल्स था, मतलब वो जो भेड़ बकरियां था ना, उनको उनके जो है शेड की तरफ, जहां पे उनको रखा जाता था, शेड की तरफ उनको गाइड करके ले जा रहा था। दूसरा, द पीजेंट्री ऑफ द कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, पीजेंट्री का मतलब किसान वर्ग, जो किसान वर्ग है, जो किसान है वो गरीबी से सफर कर रहा है हमारे देश में। द पुलिस इज रेडी टू कैच द रॉबर्स, पुलिस बिल्कुल तैयार है डाकुओं को पकड़ने के लिए। डेटा सेज, डेटा ये बताती है दैट आवर जीडीपी इज डिक्रीजिंग, कि हमारी जीडीपी जो है वो घट रही है।
द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, भेड़ बकरियों का जो वो झुंड जो है ना वो घास चर रहा है। भेड़ बकरियों का जो झुंड है वो झुंड जो है वो घास पत्ते जो है फूल पत्तियां खा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें एरर कहां पे? बहुत बढ़िया शानदार आपके सामने ये रूल मैं पेश कर रहा हूं। ठीक है भाई, मैं कौन होता हूं यार पेश करने वाला? रूल्स तो ग्रामर के हैं, है ना, रूल्स आपके ग्रामर के हैं बच्चों। ठीक है, ग्रामर के रूल्स को भाई सबने एक्सप्लेन किया, मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। देखो क्या है रूल, इसका ये है रूल नंबर 9, कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, कैवलरी, पीजेंट्री, पुलिस, डेटा। और भी वर्ड्स हैं इसमें, और भी वर्ड्स हैं, पोल्ट्री वर्ड है, चिल्ड्रन वर्ड है ना, इसमें और भी वर्ड है, कैवलरी वर्ड है, ये सारे के सारे इसमें वर्ड है। ठीक है, लेकिन ये वर्ड्स आपके ऐसे नाउन्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। तो क्या इनके ऊपर रूल है? कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, कैवलरी, पीजेंट्री, पुलिस, डेटा, ये सब प्लूरल सेंस में यूज किए जाते हैं। इन सब को हम लोग यूज करते हैं एज अ प्लूरल नाउन, और इसलिए इनके साथ जो वर्ब आता है वो भी आपका क्या आता है? जो वर्ब आता है वो भी आपका प्लूरल वर्ब होता है। समझ में आ गया? मतलब कहीं भी अगर कैटल लिखेंगे तो उसको ऑलरेडी ये प्लूरल मान के हम लिखेंगे कि ये प्लूरल है, इनके साथ कभी भी एस नहीं आएगा। जैसे कैटल्स, क्लर्जीज, जेंट्रीज, कैवलरीज, पीजेंट्रीज, पुलिसेस, डेटाज, कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। मतलब एस नहीं है इनमें, बट फिर भी इनको कंसीडर किया जाएगा कि ये प्लूरल है, और इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी आपका प्लूरल आएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ठीक है, ये जो इसमें एक रूल क्या आ गया कि इनके साथ हम कभी भी एस और एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, ये ऑलरेडी प्लूरल बैठे हुए हैं भाई, ऑलरेडी प्लूरल बैठे हुए हैं, इनमें कोई एस और एस नहीं है। जैसे कि बाई चांस मान लेते हैं कि रात को आपने 8 बजे जबरदस्त ठूस के खाना खा लिया, तो एकदम बिल्कुल जबरदस्त खाना खा लिया, अब कहीं लिखा नहीं हुआ है आपके ऊपर कि आपने खाना खा लिया, लेकिन क्या उसके बाद आप खा पाओगे? आप खा नहीं पाओगे क्योंकि आप बिल्कुल एकदम फिल्ड अप है, एकदम पूरा का पूरा खाली है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, यहां लिखा नहीं हुआ है, एस और एस दिया नहीं हुआ है कि आप समझें कि ये प्लूरल है, लेकिन ये जो आपके नाउन से ये ऑलरेडी प्लूरल माने जाते हैं बिना एस के ही, और इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, कैवलरी, पीजेंट्री, पुलिस। अब मतलब क्या है? कैटल का मतलब भेड़ बकरियों जो झुंड होता है, क्लर्जी का मतलब होता है जो बिशप, जो पादरी लोगों का जो झुंड होता है जो पूजा करते हैं। ठीक, जेंट्री का मतलब होता है स्पेशली लोगों का, पीपल। ठीक, कैवलरी का मतलब होता है हॉर्स राइडर्स का, हॉर्स राइडर्स जो आपके होते हैं ना, सैनिक, घुड़सवार सैनिक, है ना, उनका ग्रुप आपका होता है कैवलरी। पीजेंट्री का मतलब होता है फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स। और पुलिस का मतलब आप सबको पता है, और डेटा का मतलब आपको ये भी आपको पता है कि डेटा का मतलब क्या हो गया? पूरा का पूरा अंक गणित या फिर कुछ भी सारे डिजिट्स वगैरह हर एक चीज को लेकर के डेटा। ठीक है, तो याद रखिएगा डेटाज कभी भी नहीं होता, और आपके एग्जाम में ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुलिस, और उसके बाद ये है डेटा, है ना। अक्सर पुलिस और डेटा काफी ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत बहुत बार आपके एग्जाम में आते हैं। याद रखिएगा ये दोनों वर्ड ऑलरेडी प्लूरल हैं, और इनके साथ जो वर्ब हम लगाएंगे वो भी हमेशा प्लूरल ही होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उनके बाद हमेशा क्या होगा? वो वर्ब प्लूरल ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है? द मैन वॉज गाइडिंग द कैटल्स। अब देखो कैटल्स आ गया, मैंने क्या बोला था? ये ऑलरेडी बिना एस के ही प्लूरल होते हैं, तो इनमें एक एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैटल। ठीक है, क्लियर हुआ? दूसरा, द पीजेंट्री, पीजेंट्री यहां पे आ गया, मतलब पूरे फार्मर्स की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात ये जो वर्ब आएगा ये क्या होगा? ये प्लूरल होगा। क्लियर? एकदम सीधा साधा जवाब, कुछ इसमें हिडन नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तीसरा, द पुलिस, द पुलिस आ गया, इसके साथ वर्ब हमेशा क्या होगा? आर। खत्म बात। दूसरा, डेटा, डेटा आपका क्या है? प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ वर्ब आपका क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। सेज लिखा हुआ है, तो सेज का यहां पे क्या हो जाएगा? डेटा से, प्लूरल वर्ब। बात खत्म। चौथा, द कैटल, कैटल आपका आ गया, प्लूरल माना जाता है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या होगा? वो भी प्लूरल वर्ब आएगा, तो इसका यहां पे आ जाएगा आर। तो याद रखना कैटल का ऊपर जो भी आपका, अगर कैटल के ऊपर एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो वो दो ही आपके जो है वो तरीके से पूछे जा सकते हैं। या तो कैटल के बाद आपका इज लगा होगा, सिंगुलर वर्ब लगा होगा, या तो फिर कैटल का कैटल्स लिखा होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, या तो कैटल का कैटल्स लिखा होगा, या तो फिर कैटल की जगह आपका इज लिखा होगा। दोनों ही गलत है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। और डेटा आपका प्लूरल है, DATA, डेटा इज प्लूरल नाउन, और इसका सिंगुलर नाउन आपका होता है डेटम।
क्लियर? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, यहां पे लिखा हुआ है कि द मैन वॉज गाइडिंग द कैटल्स टू द शेड, लिखा हुआ है ना कि एक व्यक्ति जो है वो भेड़ बकरियों को उनके जहां से वो लेकर के आ रहा था तो चराने के बाद उनको वापस वहां पे रख रहा है। तो एक बात बताओ, एक उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो भेड़ बकरियां चराता है? उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका क्या होगा? जो भेड़ बकरियां चराता है। बताओ, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो भेड़ बकरियां चराता है? जल्दी बताओ। बताओ भाई। शेफर्ड, 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 शेफर्ड। मुझे पता था सारे लोग शेफर्ड ही बोलोगे, लेकिन जिस वर्ड की मैं तलाश कर रहा हूं उस वर्ड को कोई बोला। शेफर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है यार, जिस वर्ड की मैं तलाश कर रहा हूं उस वर्ड को भी कोई बताओ भाई। कोई नहीं लिख रहा है, सारे लोग शेफर्ड ही लिख रहे हो, सारे लोग शेफर्ड लिख रहे हो, एक भी अभी तक वो आंसर नहीं आया। मुझे लगा एक दो व्यक्ति ने आंसर दिया है, लेकिन शेफर्ड्स बिल्कुल करेक्ट लग रहे हो। गडेरिया जिसकी हिंदी होती है ना, गडेरिया। तो शेफर्ड की आपका दूसरा वर्ड आपका क्या होता है? तो शेफर्ड का दूसरा वर्ड होता है ड्रोवर, DROVER। ठीक है, शेफर्ड। तो ये दोनों आपके सिनोनिम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़े। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, पुलिस का मतलब क्या होता है? बहुत कुछ आपको मैं बताता हूं, ठीक है, बहुत कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं छोड़ दूंगा। पुलिस का मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुत कुछ दिमाग में आपके क्वेश्चन छोड़ूंगा ताकि रात भर पूरे दिमाग में आपका पूरा एकदम चलता रहे चीजें। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 हो गया, अब नेक्स्ट रूल नंबर 10 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है नेक्स्ट। फटाफट से एक बार सारे के सारे लोग फटाफट, जितने लोग भी भाई, एक बार लाइक एंड शेयर हो जाए भाई। ठीक है, फटाफट से एक बार लाइक एंड शेयर। मैं भी एक बार इसको लाइक एंड शेयर कर देता हूं, मैं जहां भी कर सकूं। आप लोग भी मेरे साथ करते जाओ। ये भी मैंने कर दिया, मैं कर रहा हूं तो आप लोगों को भी टाइम मिल रहा होगा, करते जाना भाई फटाफट से। चलो अब देखो क्या होगा इसका आंसर, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ है, इसका रूल क्या है? आई नो, मैं जानता हूं, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो। वाई द जज पनिश्ड द अक्यूज्ड विदाउट एनी प्रूफ, जज ने उस आरोपी को, अक्यूज मतलब आरोपी को, बिना प्रूफ के क्यों पनिश कर दिया? द पुलिस आज, पुलिस ने पूछा, व्हाट वाज द रीजन ऑफ थेफ्ट, चोरी का क्या कारण था, पुलिस ने पूछा। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तुम शोरगुल क्यों कर रहे हो? अब सर इसमें गलत क्या है? मुझे तो कुछ गलत लग ही नहीं रहा है ना, कुछ गलत लग ही नहीं रहा। इंग्लिश में यही तो दिक्कत है बच्चा, है ना। अब इसका रूल ध्यान देना, यह है आपके रूल नंबर 10। ठीक है, यह है आपका रूल नंबर 10। क्या लिखा हुआ है? WH। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? WH। इसका मतलब जब भी आप कहीं भी WH वर्ड देखें, WH वर्ड का मतलब क्या हो गया? हुज, हुम, हु, व्हेन, वाई, आपका वाई हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया, ये आपके होते हैं WH। तो याद रखना, WH के बाद हम दो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, WH के बाद हम दो तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। या तो WH के बाद एक नया, देखो WH के बाद एक नया सेंटेंस शुरू होगा ही होगा। WH अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर हम कोई भी WH से कहीं भी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, तो एक हमको कंप्लीट सेंटेंस लिखना होता है। अब उस कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो कभी कभी चेंज होता है। क्या चेंज होता है स्ट्रक्चर? देखो, पहला आपके सामने कभी कभी आएगा सब्जेक्ट और वर्ब, और कभी कभी आपके सामने आएगा
ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब। आप समझ रहे हो? मतलब कभी कभी हम WH के बाद जो सेंटेंस लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट लिखेंगे और वर्ब लिखेंगे, बात खत्म। और कभी कभी उसका स्ट्रक्चर होगा कि पहले ऑक्सिलरी लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? अब सवाल खड़ा होता है कि कब हम ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे, कब हम ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम तब लिखेंगे जब सेंटेंस असर्टिव है, जब सेंटेंस असर्टिव है। सर अब असर्टिव क्या होता है? अब पूरा पकड़ लो अब सर कि सर असर्टिव क्या होता है। तो बिल्कुल टेंशन के लिए होता है यार, मैं हूं ना, जब हम हैं असर्टिव समझाने के लिए, तो क्या टेंशन है? अभी इतना समझ में जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखो, जिस किसी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, जिस किसी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, उसमें हम ये वाला अप्लाई करेंगे WH के बाद। अगर लास्ट में फुल स्टॉप है तो समझ लो ये अप्लाई करना है, ठीक है? अगर फुल स्टॉप है तो समझ लो ये अप्लाई करना है। और ये हम कब अप्लाई करेंगे? जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। अब ये तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि सर ये इंट्रोगेटिव है क्या, है ना? जिस भी किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो तो समझ लेना हम ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन मार्क हो, सीधा सीधा, और कुछ आपको चेक ही नहीं करना है, कुछ समझना ही नहीं। एक बहुत बढ़िया शानदार ट्रिक मैंने आपको बताया कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख लो तो समझ जाना कि आपको सबसे पहले ऑक्सिलरी लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। और अगर आप देख रहे हो कि लास्ट में फुल स्टॉप है तो भाई WH के बाद आप सीधा सब्जेक्ट लिख दो और वर्ब लिख दो। जैसे एग्जांपल पे आ रहा हूं, ध्यान से समझो। आई नो, हु आर यू, ये आ गया ना हु, ठीक है? अब हु के बाद आप जो भी सेंटेंस लिखोगे उसका फॉर्मेट क्या होगा उन दोनों में से, ये डिपेंड करेगा इसका लास्ट वाला पंक्चुएशन मार्क। लास्ट वाला क्या है? फुल स्टॉप है ना? तो फुल स्टॉप में क्या था आपका कि WH आता था और WH के बाद आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखते थे और उसके बाद वर्ब लिख देते थे, बात खत्म। तो यहां पे देखो हु आ गया, समझना, यहां पे हु आ गया तो हु के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ये देखो यू आपका सब्जेक्ट है और आर आपका यहां पे वर्ब है, ठीक है? सेम उसी तरीके से एंड लिखने के बाद आपका क्या होगा? फिर यहां पे एक व्हाट लिखा हुआ है ना? व्हाट के बाद देखो फिर यहां पे यू आपका सब्जेक्ट है, आर आपका वर्ब है। तो जाहिर सी बात है ये जो आर यू लिखा हुआ ये गलत है और यहां भी जो आर यू लिखा हुआ ये गलत है, और दोनों में आपका क्या हो जाएगा? यू आर। दोनों में आपका क्या हो जाएगा? यू आर आपका सही होगा कि आई नो हु यू आर, मुझे पता है तुम कौन हो, हु यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग, और तुम यहां क्या कर रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ ये? आई नो हु यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग, दोनों में चेंज होगा। कुछ बच्चे सिर्फ पहले ही वाला चेंज कर दिए, हु यू आर नहीं, तो दूसरा वाला कौन करेगा? मैं करूंगा, दूसरा वाला भी चेंज होगा, ठीक है? दूसरा देखो, ठीक है? अब ये वाला देखो, तीसरा नंबर सेंटेंस देखो, लास्ट में फिर से फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है तो क्या हो जाएगा? द पुलिस आस्क्ड, पुलिस ने पूछा व्हाट, आ गया ना व्हाट। अब व्हाट के बाद देखो यहां पे फुल स्टॉप है, तो अगर फुल स्टॉप है तो व्हाट के बाद हम क्या लिखेंगे? द रीजन, ये आ गया आपका सब्जेक्ट, वॉज ये आ गया आपका वर्ब। तो ये दोनों क्या होगा? उलट जाएगा, सिंपली उलट जाएगा। यहां पे क्या होगा? सिंपली उलट जाएगा। तो व्हाट वाज द रीजन नहीं होगा, आंसर होगा व्हाट द रीजन वाज। क्या हो जाएगा? व्हाट द रीजन वाज। अब आप बोलोगे सर बड़ा अजीब सुनाई दे रहा है, सर बड़ा अजीब सुनाई दे रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे कान का प्रॉब्लम है, फिर जाके दवाई जो है वो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसमें ग्रामर की कोई गलती नहीं, वो तुम्हारे कान की गलती है ना? सो द पुलिस आस्क्ड व्हाट द रीजन वाज ऑफ थेफ्ट। क्या हो जाएगा? व्हाट द रीजन ऑफ द थेफ्ट वाज, या व्हाट द रीजन वाज ऑफ थेफ्ट, कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा, वर्ब को बाद में ले जाना पड़ेगा। डन। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव में। यहां देखो लास्ट में इंट्रोगेटिव है, तो यहां पे आ गया वाई। अब वाई के बाद जब इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब। अब ध्यान दो, सारा हर एक जो भी आपके सामने यहां पे मतलब संभावनाएं आ सकती है, पॉसिबिलिटीज आ सकती है, वो सब मैं यहां पे रख रहा हूं, ठीक है? वो मैं सारी की सारी चीजें यहां पे रख रहा हूं, जो भी पॉसिबिलिटी यहां पे आ रही है ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है? WH के बाद सबसे पहले ऑक्सिलरी। अब देखो हो सकता है कुछ सेंटेंस में ऑक्सिलरी ना हो, तो ऑक्सिलरी में हम क्या लगाएंगे? उस ऑक्सिलरी में भी दो तरीके का आ जाएगा, या तो सेम ऑक्सिलरी लगाना जो उस सेंटेंस में हो, अगर उस सेंटेंस में पहले से ही कोई ऑक्सिलरी है तो वही ऑक्सिलरी आपको लगाना है। डन, वही ऑक्सिलरी आपको लगाना है। अगर उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं है, अगर उस सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं है तो आप क्या करेंगे? या तो आप लगाएंगे डू, या तो आप लगाएंगे डज, या तो आप लगाएंगे डिड। डू और डज कब लगाएंगे? जब प्रेजेंट टेंस होगा, और डिड कब लगाएंगे? जब पास्ट टेंस होगा। बात खत्म।
ठीक है, जैसे यहां पे देखो वाई द जज, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पनिश्ड, वाई लिखा गया, वाई आ गया, इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब वाई के बाद आपका क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखो इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम या तो डू डज लिखेंगे या तो डिड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, वाई द जज पनिश की जगह क्या आ जाएगा, 2 नंबर सेंटेंस क्या आ जाएगा, यहां पे सेंटेंस आएगा वाई, ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी लिखना है, तो देखो ऑक्सिलरी लिखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, सेंटेंस का टेंस, पनिश्ड पास्ट टेंस है ना, तो क्या हो जाएगा वाई, अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में तो क्या लिखेंगे, डिड, तो वाई के बाद आ गया डिड, डिड के बाद आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब द जज, ठीक। फिर उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ब, तो डिड के बाद मेन वर्ब आपका क्या आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, तो वाई डिड द जज पनिश, उसके बाद पूरा का पूरा सेंटेंस उतार दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको रखना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, वाई डिड द जज पनिश द अक्यूज्ड विदाउट एनी प्रूफ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है, इतना क्लियर हो गया। जैसे 4 नंबर सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, वाई यू आर मेकिंग अ नॉइज, तो देखो यहां पे 4 नंबर सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, वाई लिखा हुआ है, डन। उसके बाद देखो यू आपका सब्जेक्ट है, आर आपका क्या है, मेन वर्ब है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है, तो यहां पे यू आर की जगह क्या हो जाएगा, वाई आर यू हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, ये वाला रूल नंबर 10 आप लोगों को समझ में आया है फिर नहीं आया, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे लोग बताएं आया या नहीं आया। सर प्लीज प्रोवाइड द पीडीएफ ऑफ 120 रूल्स, यार इस डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में आपको जो है पीडीएफ का जो लिंक जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। समझ में आ गया सबको, एवरीवन, बहुत इजी है ये रूल, और याद रखिएगा जितने भी रूल हैं यहाँ पे, ठीक है, उन सबको कल सुबह 8 AM पे मेरे साथ जुड़ना, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर वोकैब प्लस रीडिंग स्किल्स, ठीक है। तो सुबह एडिटोरियल बाय संतोष रे सर में आप लोग सबको जुड़ना है वहां पे, ताकि वहां पे हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, वोकैब भी है वहां पे, ग्रामर भी है, ठीक है, आपको मैं होमवर्क भी देता हूं बहुत शानदार, तो उस सेशन में सबको जुड़ना है, डन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 5 रूल फिर से किए, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पेस पकड़ेंगे, टेंशन नहीं है। लास्ट डे भी हम लोगों ने 5 रूल किए थे, आज भी हम लोगों ने 5 रूल किए, और कल मैं इन्हीं 5 रूल्स के ऊपर जो आज हमने किए हैं, इन्हीं के ऊपर मैं कल आपको 10 क्वेश्चन दूंगा आपके क्लास वर्क में, और फिर उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे थोड़ा पेस पकड़ेंगे। तो 5 से कल हम लोग 7 रूल्स करेंगे, 7, 8, फिर उसके बाद 10 रूल, इसी तरीके से कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों, ज्यादा आज के लिए मैं सेशन यहीं पर आपका समाप्त करता हूं, ठीक है। और जाते जाते आप सब लोगों को ये मैं जरूर बता दूं कि भाई सारे के सारे लोग तुरंत के तुरंत जो है बैंक महापैक जरूर ले लेना, इसलिए क्योंकि मेरा फाउंडेशन बैच जो है उड़ान 8, ठीक है, वो आपका 18 जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो आपको कल स्टोर पे आपको ऑलरेडी दिख जाएगा उड़ान, ठीक है। और ये आपका बेसिक बैच है, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन का बैच है, जो बच्चे टॉपिक वाइज स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन, इस बैच को ज्वाइन करें, उड़ान 8, ठीक है। और उसके साथ जो है वो आप जान सकते हैं इंग्लिश प्रो का बैच जो है वो भी आ रहा है, प्रो 2, वो भी आपका जून में आ रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे, और ये आपका हाई लेवल बैच है, जो हाई लेवल बैच नहीं है, ये आपके आरसी का बैच है, जहां पे हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करेंगे, पैराजम्बल्स प्रैक्टिस करेंगे और क्लोस्टर्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके मेन से 25 मार्क्स का आता है। तो इतनी सारी जो चीजें हैं, है ना, अलग अलग अगर आप लेंगे तो आपको काफी कॉस्ट पड़ जाएगा। इससे कहीं अच्छा है कि आप बैंक महापैक ले लें, और सिर्फ 3800 रुपए में आप लेंगे ऐप के थ्रू, वैलिडिटी पूरे 1 साल तक रहेगी। आप चाहें पूरे के पूरे मेरे जितने भी आपके फाउंडेशन बैचेस है, मेरे जितने भी आपके आरसी के पैराजम्बल के बैचेस आएंगे, जो भी आपका आएगा, प्री का, मेंस का, जो भी आपका बैच आएगा, डिस्क्रिप्टिव का, वोकैब का, जो भी आएगा, सब बैंक महापैक में आ जाएगा। सिर्फ मेरा ही नहीं, आपको अगर मतलब शुभम सर के सारे बैचेस चाहिए वो भी आपके आ जाएंगे, हर एक फैकल्टी के सारे बैचेस आपको बैंक महापैक में आ जाएंगे। तो अगर वाकई तैयारी करनी है, सीरियसली तैयारी करनी है, तो याद रखिएगा आप लोग इंडिविजुअली मेरा उड़ान भी ज्वाइन कर सकते हैं, कल आपके स्टोर पे आ जाएगा, मैं बता ही दूंगा, ठीक है, जैसे स्टोर पे आता है क्या है क्या नहीं। अदरवाइज आप लोग बैंक महापैक ले सकते हैं, उसमें मेरे सारे बैचेस आ जाएंगे, आपके हाई लेवल का भी, बेसिक का भी, आरसी का भी, सब कुछ, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो बस एक बार कमेंट में अगर आपका मन करे तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्लीज ये जरूर लिखिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, और कोई भी अगर आपको कमेंट है, कोई भी डाउट वगैरह है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जैसे मेरा ये सेशन अभी खत्म होगा। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और बैंक महापैक चाहें तो Y194 कोड ये वाला आप लोग इस्तेमाल कर लेना, ये मेरा कोड है, डन। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। कल सुबह मिलते हैं 8 बजे एडिटोरियल।